नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन पे। 6 क्लासें हो चुकी, ये 7वीं क्लास है। अगर आपने 6 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार देता है। यहाँ पे अनुच्छेद दिए 88 दिया है, 86 दिया है, 84 दिया है और 90 दिया है। तो जब इस अनुच्छेद की बात आती है तो अनुच्छेद 86 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जो संसद है उसके सदन कितने हैं, तो 2 सदन हैं। कौन कौन से? तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को अगर बात करते हैं, आहूत करने का अधिकार जो है वो किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है। और स्थगित करने का भी अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 85 में दिया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सदनों की बात हुई है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं लोकसभा का, तो इसका उल्लेख मिलता है, और राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में मिलता है। तो याद रखिएगा, ये जो है इसका उल्लेख याद रखिएगा। फिर लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें एक मैक्सिमम सीटें कितनी है, 550 सीटें हैं। और इसमें बात करते हैं तो 250 सीटें हैं राज्यसभा में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे बताना है, स्पेशली पूछा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिया है, लोकसभा अध्यक्ष दिया है और भारत के प्रधानमंत्री दिया है। तो ये जो है की जाती है किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसकी। अगर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो ये जो है राजीव कुमार जी हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको करंट का एक प्रश्न बताते हैं। जो हाल ही में एक समारोह का आयोजन किया गया, किसका किया गया, तो चुनाव ब्रांडिंग समारोह का आयोजन किया गया। तो उसमें क्या किया गया है, वो इसकी अध्यक्षता भी जो है राजीव कुमार जी ने की है। इस समारोह में ये जो ऐसे बहुत देश शामिल थे, 13 देश शामिल थे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, और जो है 30 निकाय शामिल थे। इसमें जो चुनाव करवाते हैं वो निकाय अलग अलग देश के जो निकाय हैं चुनाव करवाते हैं वो शामिल थे। तो इसमें इसलिए वैश्विक ब्रांडिंग चुनाव की सबमिट की गई, और इसमें कहा गया कि जितने भी देश हैं वो चुनाव कराते हैं उनमें मतलब कैसी भूमिका रहती है, क्या उनका मैनेजमेंट रहता है, और जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे चुनाव में प्रयोग किया जाए, इस तरीके से बातें हुई। उसकी अध्यक्षता जो राजीव कुमार जी ने की थी। ये करंट का प्रश्न है, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की, तो भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखिएगा, शपथ। और मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव जो है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। फिर इसमें पूछा है कि शामिल होते हैं, तो शामिल कौन कौन होते हैं ये बताना है। तो इसमें कथन दिए, तो ये दिया है संसद के दोनों सदन, यानी मतलब कि बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बताए गए। फिर दूसरा कथन दिया है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है। तो यहाँ पे जो सदन होते हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें चुनाव मंडल में। तो आइए जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर नंबर ए वाला होना चाहिए। जो निर्वाचन मंडल में जो है राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, और सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी होते हैं। अब यहाँ पे एक कथन और बनाया जा सकता था, कौन सा, तो यहाँ पे बनाया जा सकता था कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन, दिल्ली और कौन सा, पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है, ये दोनों जो हैं केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें जो है निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन ये शामिल होते हैं, ये बाद में शामिल किए कौन सा, संविधान संशोधन द्वारा। तो
तो ये संविधान संशोधन होता है 70 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 का, इसके द्वारा इसका प्रावधान किया गया, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है अगर ये तीसरा कथन ये भी बनाया जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन शामिल होता है, तो दिल्ली और पुडुचेरी भी जो है निर्वाचन मंडल के जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं जो संसद है, अगर पूछ लिया जाए संसद के सदन, तो संसद के सदन केवल जो होते हैं वो दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर यहीं पे बात करते हैं कि संसद के अंगों की, तो अंग कितने होते हैं, तो संसद के जब अंगों की बात आती है तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो संसद के अंगों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अभी एक प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया था, वो भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। तो ये जो होते हैं अंग होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न यूपीपीसीएस में ये पूछा गया था कि जो होता है राष्ट्रपति होता है, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है, सदनों का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। ये कथन देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया था। फिर दूसरा कथन ये पूछा गया था, संसद का अंग राष्ट्रपति होता है। तो ये कथन, दोनों कथन पूछे गए थे यूपीपीसीएस में, जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें ये कथन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये है, अगर पूछ ले जाए राष्ट्रपति जो है सदनों का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अगर पूछ रहा है संसद का अंग होता है, देखिए अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगली बार हो सकता है तीनों कथन पूछ लिए जाए इसके बारे में, तो याद रखिए। अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में उल्लेख ये किया गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो यहाँ पे बताना है जो तीनों सेनाएं होती हैं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, तो इनका जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तीनों का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, भारत का प्रेसिडेंट होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया सीडीएस कौन है वर्तमान में, तो सीडीएस की अगर बात करते हैं तो सीडीएस जो है अनिल चौहान जी हैं, जनरल अनिल चौहान जी हैं, याद रखिएगा। सीडीएस का नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सीडीएस इस समय, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है भारत का, याद रखिएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वो शपथ लेता है, शपथ से संबंधित जो है अनुच्छेद बताना है कि जो है प्रतिज्ञान और शपथ से संबंधित जो है वो कहाँ पे बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद बताया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 60 संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय संविधान में उल्लेख जो अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, अनुच्छेद याद रखिए 60 अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 52 में बात करते हैं, तो जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया अनुच्छेद 52 में। अगर वही बात करते हैं कि अनुच्छेद 55 में, तो अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है। फिर अनुच्छेद 57 में, तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताई गई है। फिर अनुच्छेद 58 में तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं बताई गई हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 60 में, तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। और अनुच्छेद 61 में बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले
वहाँ वियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर आपने स्रोत वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने स्रोत स्पेशल वीडियो बनाई है संविधान के जो स्रोत हैं उन पे, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अमेरिका से क्या लिया गया, तो फंडामेंटल राइट भी लिए गए हैं, याद रखिएगा। तो इतने जो है अनुच्छेद आपको महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं इस पे चर्चा कर लिए। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, वह प्रधानमंत्री मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल ठीक है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है नहीं पूछा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, बल्कि जो है राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो इस डी वाला सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं ये अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उल्लेख जो कहाँ किया गया है, तो उल्लेख किया गया है 352 में, अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है इसका। अब यहाँ पे बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उस समय क्या होता है, तो उस समय कोई भी संविधान के रूल नहीं फॉलो होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, जो फंडामेंटल राइट में बताएंगे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं कि जो आपातकाल लगाया गया था पहली बार, तो 1975 में लगाया गया था, याद रखिएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का प्रधानमंत्री जो था उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। और प्रथम महिला जो थी प्रधानमंत्री रही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जो फिल्म बनाई गई है कौन सी, तो इमरजेंसी फिल्म बनाई गई है, याद रखिए। इमरजेंसी जो फिल्म बनाई गई है ये किसने बनाई है, तो कंगना रनौत जी ने बनाई है। इसलिए फिर से ये जो चर्चा में आ गया राष्ट्रीय आपातकाल, कंगना रनौत। तो ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है किस पर आधारित है, तो राष्ट्रीय आपातकाल पर आधारित है। और इस फिल्म को जो इमरजेंसी है इस पे जो है पंजाब ने भी बैन लगा दिया, मतलब पंजाब में भी नहीं चलेगी और बांग्लादेश में भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपने मेरी करंट की डेली वीडियो देखते हैं आप, तो उसमें ये मैंने चर्चा की है, तो याद रखिएगा। तो इमरजेंसी फिल्म जो है कहाँ कहाँ बैन कर दी गई है, कहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया और ये किस पे आधारित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल पर आधारित है। यहाँ पे इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। तो यहाँ पे बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं उनको नामांकित कर सकता है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करते हैं, ये अधिकार केवल जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो एक संविधान संशोधन अधिनियम है, कब का है, तो ये जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 का। 2019 का जो है इसमें जो है 2 एंग्लो इंडियन सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में टोटल जो है सीटें 550 है, लेकिन पहले क्या थी, जब 2 सीटें ये थी तो 552 सीटें थी। अब इसको 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 का, तो इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, याद रखिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न देखिए कब पूछा था, प्रश्न ये पूछा गया था कौन नामांकित कर सकता है, तो ये जो है प्रेसिडेंट कर सकता है। कौन सी, तो एंग्लो इंडियन, याद रखिए। लेकिन इनको समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 का। अगर विधेयक पूछ लिया जाए इसका तो 126वां विधेयक था इसका, याद रखिए। ये भी याद रखिए, विधेयक भी पूछा जा सकता है क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी जो स्टैटिक होती है महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा जो है एससी और एसटी की जो सीटें हैं उसमें जो है आरक्षण बढ़ा दिया गया था। आरक्षण जो है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया था इसी जो है अधिनियम के द्वारा।
याद रखिए SC/ST में। अब यहाँ पे जो है ये बात चल रही है, जो SC/ST का आरक्षण है उसमें ये बात चल रही है कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, और ये ख़त्म इसलिए कर दिया जाए, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब जो है सब लेवल में मतलब समानता में आ गए होंगे। लेकिन भारतीय संविधान में ये कहा गया है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आरक्षण है, आरक्षण जो दिया जाता है SC/ST को, उसमें जो है आरक्षण में फंडामेंटल राइट्स में कोई उल्लंघन नहीं करता है आरक्षण। तो इसलिए जो है विचार चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे दिया भारतीय संसद के प्रत्येक सदन, मतलब लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है, बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, जो बुलाने का अधिकार जो है वो किसको, तो राष्ट्रपति को होता है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो राष्ट्रपति को होता है। ये अधिकार जो है अनुच्छेद 108 देता है, अनुच्छेद 108 देता है। और अगर बात करते हैं आहूत करने का और स्थगित करने का अधिकार जो होता है वो कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 85 में है, इसका याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में बताया गया है, बुला सकता है सदन की, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बताना है नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दिया मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, राज्य मंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री, उप मंत्री। तो यहाँ पे बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं तो वो जो है स्थानीय सरकार के मंत्री होते हैं, इसका गठन नहीं करते हैं। बाकी अगर बात करते हैं मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, इसका गठन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। याद रखिए, राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको कैबिनेट जो बनती है वो जो है किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है कैबिनेट बनती है। और कैबिनेट को जो है शपथ कौन दिलाता है, किसकी सलाह पर, तो राष्ट्रपति की सलाह पर एक कैबिनेट को शपथ दिलाई जाती है। और इनका सबका जो प्रयोग किया जाता है वो जो है मतलब कौन से अनुच्छेद में बताया, अनुच्छेद 74 वन में कहा, इसका सबका गठन की बात की गई, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो है इसमें सबकी गठन की बात की, अनुच्छेद जो है 74 वन, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 2024 में जो कैबिनेट बनी उसमें जो है कैबिनेट कितने हैं, तो 30 कैबिनेट हैं। राज्य मंत्री कितने हैं, तो 36 हैं। और स्वतंत्र प्रभार कितने हैं, तो 5 स्वतंत्र प्रभार हैं, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक जो है 7वें प्रधानमंत्री। तो कुल मिला के 72 कैबिनेट बनी है, 72 लोगों की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो प्रेसिडेंट है, और क्या है, तो और जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये जो है इनके ना होने पर, अब्सेंट होने पर क्या होता है, तो कौन ये जो है इसका पद संभालता है राष्ट्रपति का, तो ये जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो संभालता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, याद रखिएगा। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। 51 नंबर के जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, कौन, तो संजीव खन्ना जी नियुक्त हुए हैं, संजीव खन्ना। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अनुच्छेद 124 खंड 2 है, खंड 2 में इसकी नियुक्ति की बात की गई है, याद रखिएगा। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, याद रखिए। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब्सेंट है, क्या है, तो अब्सेंट जो होता है उस समय कौन दिलाएगा, क्योंकि भारत का मुख्य न्यायाधीश तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं कौन होते हैं, तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश वो शपथ दिलाते हैं। तो याद रखिए, ऐसे भी कथन में प्रश्न बनाया जा सकता है। अगर जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उपस्थित नहीं है और शपथ भी होनी है, तो उस समय जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उसके वो शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी।
आगे बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि नहीं किया जाता, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे दिया है राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए अभी मुख्य न्यायाधीश की बात हो चुकी है, ठीक है, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी की जाती है, और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उसकी भी नियुक्ति की जाती है, याद रखिए। लेकिन अगर बात करते हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये नहीं करता है, बल्कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो जो है सीएम की नियुक्ति करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए वाला होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो राज्य का गवर्नर होता है वो करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, और केंद्र का प्रमुख कौन होता है, केंद्र का प्रमुख जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ऐसे अगर तुलना करके देखा जाए तो देखिए, तुलना करके ये देखा जाए तो जो केंद्र में करता है वो प्रेसिडेंट करता है, और राज्य में अगर बात करते हैं तो गवर्नर के पास वही पावर होती है, बस जो है जो क्षमा करने का अधिकार नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 72 में बात की गई, अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछी, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिमा पाटिल जो है ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये जो है महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इनका कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 2007 से 2012 के बीच रही थी, याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया है सुचेता कृपालनी, तो ये जो है उत्तर प्रदेश मतलब यूपी की प्रथम महिला जो है सीएम रही थी, तो यह महत्वपूर्ण बन जाता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम रही थी। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो ये जो है इंदिरा गांधी ही, याद रखिएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगर 15वें नंबर के तो जो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और अगर प्रथम पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो सबसे युवा की जब बात आती है तो आपको इनका नाम याद रखना है, श्री नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें बात करते हैं, जो भारत रत्न पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसको जो है राष्ट्रपति बनने से पहले किसको दिया गया था, तो ये एस राधा कृष्णन जी को दिया गया था। ये जो है राष्ट्रपति कब बने थे, तो राष्ट्रपति बने थे 1962 में बनते हैं, याद रखिएगा। और इससे पहले इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न का स्टार्टिंग होता है 1954 से स्टार्टिंग होता है, और मरणोपरांत 1955 से। अगर पूछ रहे हैं मरणोपरांत सबसे पहले कब दिया गया था, तो सबसे पहले 1960 में किसको दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। तो अब पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, 1960 में दिया गया था। अब अगर बात करते हैं 2024 में जो 5 लोगों को पुरस्कार दिए गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा।
तो यहाँ पे पहला नाम आता है श्री कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है, भारत रत्न इनको दिया गया है। फिर दूसरा नाम आता है लाल कृष्ण कृष्ण आडवाणी आडवाणी, तो इनको दिया गया है। याद रखिए, पहले घोषणा होती है इन दोनों लोगों को देने की, फिर बात करते हैं। देखिए, इनको मरणोपरांत दिया गया है, लेकिन ये अभी जीवित हैं। याद रखिए, लाल कृष्ण आडवाणी इनको दिया गया है। फिर 3 लोगों को और घोषणा होती है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा नाम आता है चौधरी चौधरी चरण सिंह चरण सिंह। अब इनका नाम और महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, ये कभी जो है संसद नहीं गए, और ये सबसे कम पीरियड के जो है क्या बने थे, प्रधानमंत्री भी बने थे, उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे थे। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इनको भी दिया गया है। और इनके दिवस से क्या मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस किसान दिवस के रूप में इनका जो है जयंती मनाया जाता है। याद रखिएगा, 23 दिसंबर को। अब यहाँ पे जो है इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। फिर चौथा नाम आता है एम एस स्वामी नाथन जी का स्वामीनाथन जी का आता है। पांचवा नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव जी का। इन 5 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे 2024 में 5 लोगों को ये दिया गया है, जिसमें 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन का जो है 2023 में निधन होता है, और बाकी लोगों को अगर बात करते हैं तो केवल जो है लाल कृष्ण आडवाणी जो है अभी जीवित हैं, बाकी जो है मरणोपरांत दिया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। तो वित्तीय आपात स्थिति जो है घोषित, देखिए वित्तीय आपात हो या राष्ट्रीय आपात हो, तो ये जो है घोषित की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद जो 19 है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई, वो स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 20 और 21 की बात करें तो ये अस्तित्व में बने रहते हैं, मतलब इनका निलंबित नहीं होता है, ये निलंबित नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, तो जर्मनी के संविधान से ली गई है, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, इसमें जो है 3 प्रकार से आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 352 में उल्लेख मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल का, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 356 में जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, तो इसका भी उल्लेख किया गया है। फिर जो वित्तीय आपातकाल का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 360 में मिलता है, याद रखिए। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 360 में मिलता है, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 356 में जो है जब राज्यों में विफल हो जाता है संवैधानिक तंत्र, तब किया जाता है राष्ट्रपति शासन के लिए। और जो है आपको ये अनुच्छेद याद रखना, इसकी प्रक्रिया जो है आपातकाल की प्रक्रिया है जर्मनी से ली गई है। और कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, और कौन से मौलिक अधिकार जो हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है। तो यहाँ पे जो है, वैसे तो अभी मैंने बात की है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है वो भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे बताना है, ऐसा कभी विवाद हो जाता है तो अंतिम फैसला जो है वो किसके पास जाता है, तो अंतिम फैसला देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम फैसला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो है उल्लेख किया गया है
अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। क्या परिवर्तन किए आइए जानते हैं। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना जी 51 नंबर के, वो भी आपको याद रखने हैं। फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है ध्वज है उसका भी अनावरण किया गया था अगस्त के टाइम पे। तो उसमें जो है क्या किया गया, नीले कलर का ध्वज है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसमें जो है अशोक चक्र बना है, उसमें बिल्डिंग है और बिल्डिंग जो है संविधान की बुक खुली हुई है उस पर टिकी हुई है। तो लोगों में आप देख सकते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं फिर जो है न्याय की देवी है। न्याय की देवी जो पुरानी प्रतिमा थी उसका नया अनावरण किया गया है। नई प्रतिमा का जो आंखों में पट्टी थी उसको भी हटा दिया गया है और जो हाथ में तलवार थी उसके तलवार के स्थान पे भारतीय संविधान की बुक दी गई है और जो इंडियन कल्चर है उसके अनुसार है इसको डिजाइन किया गया है प्रतिमा को। तो याद रखिए इतने परिवर्तन ये किए गए हैं और एक वेब पेज भी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आते हैं आम आदमी समझ नहीं पाता, ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं, तो उसके लिए एक वेब पेज भी लॉन्च किया गया है। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया भारत का राष्ट्रपति, अरे यार, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। भारत का उपराष्ट्रपति मतलब भारत का वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कभी नहीं रहे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये केवल जो रहे हैं वो राष्ट्रपति रहे हैं और इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है, याद रखिए मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, करंट का आपको बता रहे हैं। करंट में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो उत्तराखंड है उसमें एक मदरसा तैयार किया गया है, मदरसा ऐसा तैयार किया गया है। उसमें क्या है, आज तक आपने मदरसे में देखा होगा क्या क्या पढ़ाया जाता है। उसमें जो है इस्लामिक चीज़ें दी जाती है, मतलब इस्लामिक कुरान वगैरह पढ़ाई जाती है, इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में, जो देहरादून राजधानी है, वहाँ पे एक मदरसा ऐसा तैयार किया गया जिसमें NCERT सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, साथ में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। तो ये जो है ऐसा मदरसा तैयार किया गया है, तो याद रखिएगा। अब वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उस पर बनाया गया है, उत्तराखंड देहरादून में बनाया गया। और मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि जो मदरसा तैयार किया गया उसका नाम भी जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका चर्चा किया है। तो याद रखिए कहाँ पे बना है, देहरादून में बना है उत्तराखंड के। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में UCC जो है 26 तारीख से 26 जनवरी से लागू हो जाएगा और देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा UCC लागू करने वाला। याद रखिए ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है और उत्तराखंड में ही ऐसा पहला मदरसा बना है, तो ये चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई जो है अपडेट मिलती रहे और साथ में आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।